नमस्कार। भारत में चुनाव मतलब किसी त्योहार से कम नहीं होते। बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जब वोट डालता है तो पूरी दुनिया की नजरें हम पर होती हैं। और ये वाकई एक शानदार नजारा है। शानदार और बहुत जटिल भी। ये एक ऐसी मशीन की तरह है जो चल तो रही है पर जिसके हर हिस्से से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया की विशालता के बावजूद अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि भारत की चुनावी व्यवस्था कहीं ना कहीं से टूटी हुई है, ब्रोकन है। हाँ, ब्रोकन। ब्रोकन शायद एक बहुत मजबूत शब्द है, पर सवाल ये है कि क्या ये व्यवस्था अपनी असली लोकतांत्रिक भावना को बचाए रख पा रही है। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद उन 10 बड़ी दरारों को समझना है जिनकी वजह से विशेषज्ञ और आम लोग दोनों को लगता है कि इस शानदार इमारत की नींव में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। और शायद हमें सबसे पहली और सबसे गहरी दरार से शुरू करना चाहिए। वो नींव जो पूरी इमारत का बोझ उठाए हुए है, पैसा। हाँ, पैसा। सब जानते हैं कि चुनाव में पैसा लगता है, पर हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। एक अनुमान है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 60,000 करोड़? हाँ, ये इसे दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बनाता है। 60,000 करोड़। इस रकम को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इस पैसे से भारत में दर्जनों नए एम्स या आईआईटीज बन सकते थे। तो जब हम चुनावी खर्च की बात करते हैं तो हम सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे। हम उन अवसरों की भी बात कर रहे हैं जो हमने खो दिए। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आता कहाँ से है, और इससे भी जरूरी सवाल ये जाता कहाँ है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा काले धन या अघोषित स्रोतों से आता है। अच्छा। और इसका नतीजा ये होता है कि चुनाव लड़ना एक आम ईमानदार इंसान के बस की बात ही नहीं रह जाती। मतलब राजनीति में एंट्री के लिए पहली शर्त ही पैसा है। साफ दौलत है। या फिर दौलत जुटाने के दूसरे रास्ते हैं। सही पकड़ा। और ये दूसरे रास्ते हमें सीधे हमारे दूसरे पॉइंट पर ले आते हैं, राजनीति का अपराधीकरण। यह आंकड़ा मुझे हमेशा हैरान करता है। हमारी संसद और विधानसभाओं में 40% से ज्यादा सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज है। 40% से ज्यादा। और ये कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ने जैसे छोटे मोटे मामले नहीं है। नहीं। इनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली जैसे मतलब गंभीर अपराध शामिल है। तो ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं, पैसा और अपराध। सीधे सीधे जब चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए तो पार्टियां विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता को सबसे ज्यादा तवज्जो देती हैं। और अक्सर जिसके पास पैसा और बाहुबल यानी मसल पावर है। लेकिन एक मिनट, अगर ये सारे आंकड़े पब्लिक में हैं, सबके सामने हैं, तो जनता ऐसे उम्मीदवारों को वोट देती ही क्यों है? क्या ये कोई मजबूरी है या? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि कई इलाकों में जहां प्रशासन कमजोर है, लोग इन बाहुबली नेताओं को एक रॉबिनहुड की तरह देखते हैं। अच्छा, कि ये सिस्टम से लड़कर हमारा काम करवा देगा। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि एक शरीफ आदमी शायद उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। दूसरा, पार्टियां भी अक्सर ये तर्क देती हैं कि ये मामले तो राजनीतिक दुश्मनी की वजह से दर्ज कराए गए हैं। हाँ। लेकिन असली वजह यही है कि पैसे और अपराध का ये गठजोड़ चुनाव जीतने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला बन गया है। तो अगर उम्मीदवार का चुनाव पैसे और बाहुबल के आधार पर हो रहा है, तो फिर वो जनता से वोट किस आधार पर मांगते हैं? विकास की बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं। बातें होती हैं, पर जमीनी स्तर पर राजनीति किसी और ही धुरी पर घूमती नजर आती है। और वो धुरी क्या है? वो है पहचान की राजनीति। जब आपके पास विकास का कोई ठोस मॉडल नहीं होता तो वोट मांगने का सबसे आसान शॉर्टकट। और यहीं से हमारा तीसरा मुद्दा उभरता है, जाति और धर्म पर आधारित वोट बैंक। ये तो भारतीय राजनीति की शायद सबसे पुरानी और सबसे जिद्दी समस्या है ना? टिकट बंटवारे से लेकर रैलियों में दिए जाने वाले भाषणों तक हर चीज का फैसला इस आधार पर होता है कि किस जाति या किस धर्म को साधा जा सकता है। और इसका असर ये होता है कि असली मुद्दे, मतलब स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सब पीछे छूट जाते हैं। सब पीछे छूट जाते हैं। बहस इस पे सिमट जाती है कि उम्मीदवार हमारा है या पराया। ये समाज को बांटने का सबसे कारगर तरीका है। और जब पहचान की राजनीति भी काम ना आए तो एक और ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जाता है, जो है हमारा चौथा कारण, मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर। चुनाव से ठीक पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर। हाँ, इन योजनाओं की झड़ी लगा दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये वाकई में गलत है? मेरा मतलब है, एक गरीब इंसान के लिए मुफ्त राशन या कुछ 100 रुपए की मदद, वो तो बहुत मायने रखती है।
जरूर रखती है। और यहीं पर हमें लोक कल्याण मतलब वेलफेयर और चुनावी रेवड़ी यानी फ्रीबी के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा। लंबे समय तक चलने वाली नीतियां जैसे अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं देना वो लोक कल्याण है। ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले बिना किसी आर्थिक योजना के की गई घोषणाएं जिनका एकमात्र मकसद वोट खरीदना हो, वो रेवड़ियां हैं। ये एक भूखे इंसान को रोजगार देने के बजाय उसे एक दिन का खाना देने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उसे कुछ देर के लिए संतुष्ट तो कर देगा, पर उसकी निर्भरता आप पर बनी रहेगी और इसका बोझ अंत में देश की अर्थव्यवस्था और टैक्स देने वाली जनता पर ही पड़ता है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है जो हमें हमारे 5वें कारण की तरफ ले जाता है, जानकारी से वंचित वोटर। क्या इन सब समस्याओं की जड़ में कहीं ना कहीं ये भी है कि वोटर पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड नहीं है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत में आज भी एक बड़ा वर्ग है जो साक्षर तो है, पर शायद राजनीतिक रूप से उतना जागरूक नहीं है। और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के इस दौर में फेक न्यूज़ और भावनात्मक अपीलें उन तक बहुत तेजी से पहुंचती हैं। कई लोग आज भी उम्मीदवार की योग्यता या उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बजाय अपनी जाति, धर्म या फिर किसी लुभावने वादे के आधार पर फैसला ले लेते हैं। और जब इस तरह से लोग चुनकर आते हैं तो पैदा होती है हमारी छठी और शायद सबसे आम समस्या, नेताओं में जवाबदेही का पूरी तरह से गायब हो जाना। ये हम सबका अनुभव है। चुनाव जीतने के बाद नेताजी अपने क्षेत्र से ऐसे गायब होते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये एक दुष्चक्र है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, जिस उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, घोषणा पत्र में किए गए वादे सिर्फ कागजी दस्तावेज बनकर रह जाते हैं। जनता की समस्याओं पर अगले चुनाव तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इससे तो वोटर के मन में एक निराशा घर कर जाती है कि किसी को भी वोट दे दो, कुछ बदलने वाला नहीं है। और ये सोच लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो हमने अब तक सिस्टम के खिलाड़ियों की बात की, उम्मीदवार, पार्टियां, वोटर। अब जरा खेल के नियमों और अंपायरों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमारा 7वां मुद्दा सामने आता है, ईवीएम और वीवीपीएटी पर घटता भरोसा। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। आज तक किसी भी अदालत में ये साबित नहीं हो पाया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। चुनाव आयोग भी यही कहता है कि मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं। हाँ, वो लगातार यही कहते रहे हैं। फिर भी ये शक बना क्यों हुआ है? हर चुनाव के बाद इस पर सवाल क्यों उठते हैं? और कई नागरिक समूह मांग करते हैं कि सभी वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान किया जाए, जो अभी नहीं होता। वो प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता की मांग करते हैं। किसी स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से इन मशीनों का ऑडिट कराने की भी बात होती है। जब तक कि शक बना रहेगा, चुनाव की निष्पक्षता पर एक सवालिया निशान लगा रहेगा। ये एक तरह से सुरक्षा और भरोसे के बीच का एक मुश्किल संतुलन है। मतलब बैलेट पेपर के जमाने में बूथ कैप्चरिंग एक बड़ी समस्या थी, जिसे ईवीएम्स ने खत्म किया, लेकिन अब भरोसे का एक नया संकट खड़ा हो गया है। और भरोसे का संकट सिर्फ ईवीएम में ही नहीं, बल्कि उस संस्था में भी है जिसका काम हम तक सही जानकारी पहुंचाना है। और यह है हमारा 8वां कारण, मीडिया का एक तरफा झुकाव। ऐसा लगता है जैसे चुनाव के दौरान मीडिया अंपायर की भूमिका छोड़कर किसी एक टीम का चीयरलीडर बन जाता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा किसी पार्टी की, कह सकते हैं, पीआर एजेंसी की तरह काम करता है। पेड न्यूज यानी पैसे लेकर खबरें छापना, एक तरफा कवरेज दिखाना, विपक्ष की आवाज को दबाना, ये सब आम हो गया है। टीवी चैनलों पर असली मुद्दों की जगह दिन रात गैर जरूरी बहसों और ड्रामे पर फोकस रहता है। तो नतीजा ये होता है कि वोटर तक वो संतुलित जानकारी पहुंच ही नहीं पाती, जिसके आधार पर उसे एक विवेकपूर्ण फैसला लेना चाहिए। अविश्वसनीय है। मतलब एक वोटर अगर पैसे, अपराध, जाति, धर्म, फेक न्यूज और पक्षपाती मीडिया, इन सब बाधाओं को पार करके वोट डाल भी दे, तो भी कोई गारंटी नहीं कि उसका फैसला अंतिम होगा। और ये हमें हमारे 9वें पॉइंट पर लाता है, जो मेरे हिसाब से जनादेश का सबसे बड़ा अपमान है, दल बदल और हॉर्स ट्रेडिंग। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जनादेश का अपमान। वोटर किसी उम्मीदवार को एक पार्टी की विचारधारा और उसके वादों पर वोट देता है, लेकिन चुनाव के बाद वही विधायक या सांसद पैसे या मंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी में कूद जाते हैं। हाँ, और इस प्रक्रिया में कई बार बहुमत से चुनी हुई सरकारें तक गिरा दी जाती हैं। ये तो लोकतंत्र का मजाक बनाने जैसा है। मतलब वोटर ने अपना काम कर दिया, पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। बिल्कुल।
जैसे आपने वोट देकर एक सरकार चुनी और सुबह उठे तो पता चला कि आपके चुने हुए नुमाइंदे दूसरी टीम के लिए खेलने लगे हैं। ये तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर ही हमला है कि सरकार जनता की मर्जी से बननी और चलनी चाहिए। ये सारी समस्याएं सुनकर ऐसा लगता है कि ये अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, बल्कि इन सब के लक्षण एक ही गहरी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो है हमारा 10वां और आखिरी कारण, राजनीतिक दलों के भीतर ही लोकतंत्र की कमी। यही इन सब समस्याओं की जड़ है। सोचिए, भारत की ज्यादातर पार्टियों में या तो परिवारवाद हावी है या फिर एक ही शीर्ष नेता सारे फैसले लेता है। सही। इन पार्टियों के अंदर सालों साल कोई आंतरिक चुनाव नहीं होते। पदों का बंटवारा वफादारी के आधार पर होता है, काबिलियत के आधार पर नहीं। तो एक बुनियादी सवाल उठता है, जो पार्टियां अपने खुद के संगठन के अंदर लोकतंत्र और पारदर्शिता नहीं रख सकती, वो देश में लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेंगी? तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को जोड़ के देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। चुनावों में बेहिसाब काला धन लगता है जो अपराधियों के लिए दरवाजे खोलता है। ये उम्मीदवार जीतने के लिए जाति, धर्म और मुफ्त की रेवड़ियों का सहारा लेते हैं। मीडिया इस खेल में एक पक्षपाती खिलाड़ी बन जाता है। जीतने के बाद कोई जवाबदेही नहीं रहती और जनादेश को खरीदा बेचा जा सकता है। और इस सब की जड़ में हैं वो राजनीतिक पार्टियां जो खुद अलोकतांत्रिक तरीके से चलती हैं। ये एक पूरा चक्र है। बिल्कुल। इन सब कारणों को एक साथ देखकर यही लगता है कि भारत में लोकतंत्र जिंदा तो है, पर शायद वो आईसीयू में है। उसकी आत्मा, उसकी भावना कहीं ना कहीं घायल है। वो सांस ले रहा है लेकिन स्वस्थ नहीं है। और हम आज की इस बातचीत को यहीं एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ना चाहेंगे। अगर ये सारी चुनौतियां एक साथ मौजूद हैं, तो एक आम नागरिक के एक वोट की असली ताकत और कीमत क्या रह जाती है? और इस घायल लोकतंत्र को फिर से स्वस्थ करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?